Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you factors affecting the electronic conductance, resistance, factors affecting the resistance, specific conductivity, resistivity, these things from 12th chemistry unit 3. Now let's begin with our topic. First topic is factors affecting metallic और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस. मेटालिक यानी कि किसी मेटल या धातु, इलेक्ट्रॉनिक मेटालिक कंडक्टर्स को ही इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहा जाता है क्योंकि इनमें जो कंडक्शन का कारण है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही कंडक्शन होता है, इसलिए मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहा जाता है. इनके कंडक्शन पर कौन से चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है. जब एक तांबे की तार में से करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को फ्लो करने के लिए कौन सी चीज़ों का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है. क्या बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, क्या करेंगे तो करंट घट जाएगा, वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ते हैं. सबसे पहला नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल. नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल ये बहुत मायने रखता है. देखिए मेटल में अगर एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज हो कि हर एटम का एक दो इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाए. अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा तो चार्ज फ्री रहेगा, चार्ज फ्री रहेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, और अगर चार्ज फ्लो करेगा तो कंडक्शन होगा. तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्शन क्यों करता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है. उसके स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हर बार फ्री रह जाता है, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है. देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मेटल ही डिसाइड करेगा. उसके बाद है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैसे जनरली. जितना ज़्यादा लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज फ्लोएबल होगा. लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो मूव करते हैं इधर उधर. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही चार्ज फ्लो कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा कंडक्शन हो पाएगा. टेम्परेचर यहाँ इस केस में मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के केस में टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कंडक्टेंस के. रीज़न, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल के अंदर के जो एटम्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रैपिडली वाइब्रेट करते हैं. और अगर वो वाइब्रेट तेज़ी से करेंगे तो वो एक दूसरे के फ्लो में या एक चार्ज के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे. दोबारा सुन लीजिए, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेटल के बीच में जो एटम्स हैं, मेटल के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स या आयंस, वो काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, उस टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे, जिसकी वजह से उसके बीच में से जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा था वो उसके फ्लो में हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करेंगे. तो जनरल सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि तारों में से, तार यानी कि वायर्स में से गर्मियों में करंट आसानी से फ्लो करता है, सर्दियों में बड़ी आसानी से फ्लो करता है, गर्मियों में कम करंट फ्लो कर पाता है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल्स जो होते हैं वायर के अंदर, मेटालिक वायर के अंदर, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल के फ्लो में हिंड्रेंस पैदा करते हैं. ठीक है, तो इसके बाद ओम्स लॉ ने क्या कहा था. वैसे तो ये आप 10th में पढ़ चुके हो और ज़्यादातर आप ये फिजिक्स में ही पढ़ोगे, पर फिर भी केमिस्ट्री की यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका जिक्र है तो मैं आपको बता दूं. ओम्स लॉ ने कहा था जब अन्य बातें समान रहें, बाकी सारी चीज़ें अगर सिमिलर रहें, कोई फ़र्क ना पड़े, टेम्परेचर, प्रेशर, मेटल का नेचर, लेंथ और रेडियस अगर सेम रहता है, तो मान लीजिए ये दो एंड्स हैं किसी वायर के, किसी कंडक्टर के दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों एंड्स के बीच में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. व्हेन टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, जब टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं पोटेंशियल
difference between the two ends of conductor. तो दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा will be directly proportional to the current flowing between two ends. वो दो एंड्स के बीच में फ्लो होने वाले करंट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब टेम्परेचर और बाकी कंडीशन कांस्टेंट रहती हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच का, कंडक्टर के दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और उन दोनों एंड्स के बीच में फ्लो होने वाला करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो यहाँ पर आर आ जाता है। आर एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये आर यहाँ रेजिस्टेंस भी कहलाता है। इस आर को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर मैं आर को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है अगर मटेरियल का नेचर चेंज ना करे, मटेरियल चेंज ना करे और टेम्परेचर और बाकी फैक्टर्स को अगर हम चेंज ना करें तो V और I का रेशियो फॉर एनी कंडक्टर रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो उसमें से फ्लो होने वाले करंट के फ्लो का अपोज करती है। किसी कंडक्टर में एक गुण है जो अपने में से ही करंट को बहने से रोकता है, एक तरह का फ्रिक्शन है ये, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the flow of current through itself। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने में से ही फ्लो होने वाले करंट का अपोज कर देता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बनती है ओम। इसको जनरली हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये है ओम। अब आगे देखिएगा कि ओम को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। डिफाइन 1 ओम। देखिए अगर हमें कोई कहे कि डिफाइन 1 ओम, वन ओम को डिफाइन कीजिए, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा हो, जब V तो हो 1 वोल्ट और करंट जो है वो 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? V बाय I, यानी कि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर ये कहलाएगा 1 ओम। तो 1 ओम क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस।
ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, वो रेजिस्टेंस है when it may be defined as the resistance of a conductor when potential difference across the conductor is जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का हो, एंड 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, और 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, वन एम्पियर करंट फ्लो बिटवीन दीज एंड्स, और इन एंड्स के बीच में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो हम कहेंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे 2 एंड्स के बीच में, तो हम कहेंगे 1 ओम होगा रेजिस्टेंस। देखिए अब रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है बेस का एरिया। मान लीजिए कोई वायर है चौक, इसका बेस नीचे से, इसका बेस जो है इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ के डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली। मतलब तार की लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी मोटाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर मोटाई ज़्यादा होगी तार की तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए जब पावर सप्लाई बहुत दूर तक करनी होती है तो तारों की लेंथ तो बढ़नी है ही, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट का लॉस होगा, तो उस करंट के लॉस को अवॉइड करने के लिए तारों की थिकनेस बढ़ा दी जाती है, तार को मोटा बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ, R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊँ तो ये रो L/A हो जाएगा। रो जो होगा ये रो, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और बेसिकली ये है क्या, रेजिस्टिविटी। इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी है, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। देखिए है क्या ये एक्चुअल में, वो समझते हैं हम। रो इज इक्वल हो जाएगा R/A/L। जब एरिया 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर, एक बार ऐसा यूनिट में लेते हैं, 1 मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो एंड जो लेंथ है कंडक्टर की वो 1 मीटर हो, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, ओम रेजिस्टेंस इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। रेजिस्टेंस मीटर मीन्स जनरली देखा जाए, अगर सिर्फ हम यूनिट्स को ना चेकआउट करें, सिर्फ हम वैल्यूज पुट करें, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो रो किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। दोबारा देख लीजिए, अगर इन दोनों की वैल्यूज 1 हो जाती हैं तो क्या होगा, तो रो R के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला है। भी एक स्पेसिफिक केस में ये रेजिस्टेंस के इक्वल होगा।
रो में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टिविटी, में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ मैं। रेजिस्टिविटी may be defined as the resistance। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही है ऑफ द कंडक्टर when length of conductor is 1 meter and area of cross section of conductor is 1 meter square। जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ही इक्वल होगी। अब आगे देखिए ज़रा, अभी हमने कवर किया है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने रो ले लिया था, रो रेजिस्टिविटी है। अगर मैं यहाँ से रो निकालूँ तो वो होगा R इंटू ए बाई एल। अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर है, तो रो क्या होगा? ओम मीटर। रो होगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू ओम मीटर। देखिएगा, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो रेजिस्टिविटी है इसके जस्ट रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस के जस्ट रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। तो अब हम वो कवर करते हैं कि कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस को हम जनरली G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। R इज इक्वल 1 बाय जी, और यू कैन से G इज इक्वल 1 बाय R। सिमिलरली कंडक्टिविटी, इसे हम इस तरह का K से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल k। जनरल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें जो स्मॉल k होता है, नॉन कर्सिव राइटिंग का स्मॉल k, नॉन कर्सिव, कर्सिव नहीं है ये, नॉन कर्सिव का स्मॉल k, कंडक्टिविटी। इस सिंबल को हम कहते हैं कापा। कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्यों कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, अब ये जो कापा है ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट हुई पर ओम। पर ओम को महो भी कह सकते हैं, उल्टा करके लिख दीजिए। इसे साइमन से भी दिखाते हैं, एस साइमन। ऐसे ही जो कंडक्टिविटी की यूनिट बनेगी वो रेजिस्टिविटी का उल्टा है। रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओम मीटर, तो जब ये ऊपर लिखेंगे हम, ये बन जाएगा पर ओम पर मीटर। पर ओम को हम महो लिख सकते हैं या साइमन लिख सकते हैं, तो साइमन पर मीटर कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि कंडक्टिविटी G, कंडक्टेंस G और कंडक्टिविटी कापा के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हमने अभी ये रिलेशन किया है, R इज इक्वल रो L बाई ए। R की जगह लिख देते हैं हम
1/g इज इक्वल रो की जगह लिख देते हैं 1 बाय कापा L/A। अगर हम यहाँ से कापा निकाल लेते हैं G L/A हो जाएगा। ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। जब लेंथ 1 मीटर हो कंडक्टर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो तो G और K इक्वल हो जाएंगे, तो ये कंडक्टेंस ही हो जाएगा एक स्पेसिफिक केस में, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का केस लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जिसमें 2 रॉड्स हों, सॉल्यूशन भरा हो और एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव से तो दूसरे को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया गया हो, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो इस तरह के सेल के लिए L होता है दोनों रॉड्स के बीच का डिस्टेंस और एरिया होता है दोनों रॉड्स के बीच का एरिया, ठीक है। तो L अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 रॉड्स है ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक दोनों रॉड्स के बीच का डिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, और एरिया बिटवीन 2 रॉड्स है। दोनों रॉड्स के बीच का एरिया है, तो L/A जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। एक सेल के लिए दोनों रॉड्स के बीच का डिस्टेंस और दोनों रॉड्स के बीच का एरिया फिक्स होता है और उसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। तो कापा जो है वो इक्वल हो जाएगा G इंटू G स्टार के, जहाँ G स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है सेल कांस्टेंट को, जहाँ G स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है सेल कांस्टेंट को। G स्टार की जो वैल्यू है वो L/A है। ये वाली वैल्यू सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है, सिंपल कंडक्टर हैं, तार हैं, वायर हैं, तो ये सब अप्लाई होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये अप्लाई होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। थैंक यू क्लास।